नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस समर्पण सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी 71st प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2025 का टेस्ट सीरीज नंबर 2 को, जो कि यह टेस्ट सीरीज है आपका। यह ऑफलाइन में भी आपका अवेलेबल है, आप एडुटेरिया पब्लिकेशन में जाकर दे सकते हैं, एडुटेरिया के सेंटर पे ऑफलाइन भी। तो यह जो समर्पण सीरीज है यह एडुटेरिया का है, जो कि आपका टोटल 150 मार्क का यह टोटल सीरीज है और टोटल टाइम जो है 2 घंटा का है। यानी कि इस सीरीज में टोटल जो है 150 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्नों के अंक जो हैं वो एक समान हैं। इससे पहले टेस्ट सीरीज नंबर 1 को हम लोग पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आपको यह जो है टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ बीपीएससी 71st टेस्ट सीरीज करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप एडुटेरिया का, खानसर का, आप सभी का प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट सीरीज का अपना अलग ही महत्व होता है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपना एग्जाम का जो कितना तैयारी किए हैं इसका आप जायज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए टेस्ट सीरीज नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का नाम क्या था। तो होम रूल लीग का नाम क्या था दोस्तों? पहला आपका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ऑल इंडिया होम रूल लीग, दूसरा आयरिश होम रूल लीग, तीसरा इंडियन होम रूल लीग और चौथा हिंदुस्तानी होम रूल लीग। तो जो आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग था वो था आपका इंडियन होम रूल लीग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर के प्रश्न का। और पहला जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है 1916 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था यह? 1916 में स्थापित हुआ था होम रूल लीग, जिसे जो हम लोग इंडियन होम रूल लीग के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो है एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित हुआ था, जो कि सितंबर में हुआ था, वो होम रूल लीग है जिसे ऑल इंडिया होम रूल लीग के नाम से जानते हैं, जो एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन होम रूल लीग। नेक्स्ट है दूसरा नंबर का प्रश्न, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला नंबर का आपका देखिए क्या है कि होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सदस्यों की संख्या तिलक के होम रूल लीग के सदस्यों से कम थी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय पुणे था, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। एनी बेसेंट आयरिश मूल की एक एथोसोफिस्ट महिला थी, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। और एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सदस्यों की संख्या तिलक के होम रूल लीग के सदस्यों से जो है वो ज़्यादा थी, कम नहीं ज़्यादा थी। इस कारण से ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो पहला गलत है, बाकी 2, 3, 4 जो है ये सही कथन है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ है। सो दूसरा नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही हैं। पहला है कि वर्ष 1919 ईस्वी तक होम रूल आंदोलन की गति धीमी पड़ गई, ठीक है। और दूसरा है कि वर्ष 1920 में इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका ट्रू है कि स्वराज सभा कर दिया गया और गति जो है होम रूल आंदोलन का 1919 तक गति धीमी पड़ गया था। तो दोनों कथन सही है, यानी 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा नंबर का प्रश्न देखिए कि रिक्त स्थान को पूर्ति करें उचित शब्द के आधार पर। एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन सचिव को नियुक्त किया गया था। तो किन को नियुक्त किया गया था? वो नियुक्त किए गए थे जॉर्ज अरुंडेल को। तो जॉर्ज अरुंडेल यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। पाँचवां नंबर का प्रश्न है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, एक था आरक्षित और हस्तांतरित। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है हस्तांतरित विषय में शामिल नहीं था? तो कौन सा है? आपका शिक्षा तो शामिल था, दूसरा कृषि भी शामिल था और स्वास्थ्य भी शामिल था, लेकिन जो है आपका भू राजस्व जो है वो हस्तांतरित विषय में शामिल नहीं था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि 1915 ईस्वी में भारत आगमन के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान क्रियान्वित किया था? तो आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूरों का सत्याग्रह, जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार से भूख हड़ताल आंदोलन जो है इस आंदोलन के दौरान क्रियान्वित हुआ। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर के प्रश्न का। सातवां नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, एडुटेरिया का आपका समर्पण सीरीज का सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक है तरफ सूची 1 में गांधी जी की गतिविधियां और दूसरी तरफ है आपका संबंधित आंदोलन, ठीक है। तो प्रथम जो है असहयोग आंदोलन, जो प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ वो कहाँ हुआ था दोस्तों? वो हुआ था आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था प्रथम असहयोग आंदोलन।
प्रथम जन आंदोलन जो है वो रॉलेट सत्याग्रह है। प्रथम भूख हड़ताल जो है आंदोलन वो हुआ था आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल। और प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आपका ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 2 है और डी का 1 है। यह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में इसका सही कुट दिया है 7 नंबर का प्रश्न का। 8 नंबर का प्रश्न है कि अक्टूबर 1919 में गठित डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो अक्टूबर 1919 में यह जो गठित डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी था, इसका उद्देश्य था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच करना। इसका प्रमुख उद्देश्य यही था। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट आंसर है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये आप याद रखिएगा, इसी दिन जो है हत्याकांड हुआ। इसी कारण जो है इस जो समिति का जो है, ये कौन सा समिति, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, इसका गठन किया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी 8 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर आयोग में 3 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया था। उन 3 भारतीय सदस्यों में कौन उस कमेटी आयोग में शामिल नहीं थे? तो 3 तो थे, एक चौथे जो हैं वो शामिल कौन नहीं थे? तो पंडित जगत नारायण शामिल थे, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खां शामिल थे और सर चिमनलाल हरिलाल सितवाल शामिल थे। लेकिन जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे जो हैं उस कमेटी आयोग में शामिल नहीं थे। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का प्रश्न का। 10वां नंबर का प्रश्न देखिए कि कथन ए दिया हुआ है और कथन आर दिया हुआ है। तो कथन जो है आपका कथन ए क्या है कि खिलाफत आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की। ठीक है, तो ये तो आपका सही है, असर्शन सही है। खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। तो ये आपका जो है रीजन जो है वो आपका कारण जो है गलत दिया हुआ है असर्शन का। इस कारण जो है ए सही है पर आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी 10 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर का प्रश्न, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है कि नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन किस जगह में आयोजित किया गया। उस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई। तो इसका आयोजन जो है वो दिल्ली में किया गया था और उस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग किया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। देखिए आपका ये इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड प्रश्न है, तो जो भी दोस्त इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनको यह पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और आराम से घर पे बैठ के बना सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट। हम लोग इस वीडियो में हिंदी मीडियम वाले जितना भी प्रश्न होगा उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला है कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था जिसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। फॉल्स है कि दरअसल जो है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन वो दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, तो इस कारण से जो है आपका कलकत्ता में नहीं यह हुआ था, यह जो हुआ था वो नागपुर अधिवेशन में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर आपका एक गलत हो जाएगा कथन। जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, ये तो सही है। इस अधिवेशन में स्कूलों, कॉलेजों तथा न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया, तो ये दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। तो केवल 2 जो है वो सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी 12 नंबर का राइट आंसर है। 13 नंबर है कि दिसंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस में कुछ संगठनात्मक परिवर्तन भी किए गए थे। इसमें प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के गठन का भी प्रावधान किया गया था। तो प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के गठन का आधार क्या था? 3 का गठन का आधार था भाषाई यानी कि लैंग्वेज था। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर के प्रश्न का। 14 नंबर का प्रश्न है कि जब भारतीयों का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था तब आंदोलन वापस लेने की घोषणा किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। ठीक है, यह कथन गांधी जी द्वारा 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस लेने पर उपरोक्त जो है संदर्भित कथन किनका है? तो यह गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिए थे, तो यह कथन कहा गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह जो है किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था, यह वापस लेने की घोषणा। 14 का बी इसका राइट आंसर है।
15 नंबर है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ था। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन दोस्तों जो हुआ वो नवंबर 1921 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, नवंबर 1921। 15 नंबर के प्रश्न का 16 है कि असहयोग आंदोलन का प्रभाव असम के चाय बागान और स्टीमरों पर काम करने वाले मजदूरों तथा असम बंगाल रेलवे के कर्मचारियों पर भी देखने को मिला। जब उन्होंने हड़ताल का आयोजन किया तो उपरोक्त पर किनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो जब उन्होंने हड़ताल किया तो जेएम सेनगुप्ता की भूमिका जो है महत्वपूर्ण थी असम बंगाल में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर के प्रश्न का। 17 है कि गांधी जी द्वारा फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। तो असहयोग आंदोलन वापस लेने का पहला कारण था कि चौरा चौरी नामक स्थान पर आंदोलन का हिंसक हो जाना। दूसरा था कारण था कि आंदोलन को चले हुए लगभग 2 साल हो गए थे और आंदोलन धीरे धीरे उबाऊ होने लगा था। और तीसरा था उस दौरान खिलाफत का मुद्दा जो है अप्रासंगिक हो गया था। तो ये तीनों कारण जो है वो वापस लेने के कारण थे असहयोग आंदोलन को 1922 में। तो ऑल जो है उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 18 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या है। 18 है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, 4 आपका घटना दिया हुआ है आपका। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, 1922 में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन और 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का इलाहाबाद में अधिवेशन। ठीक है, तो ये कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का जो है इलाहाबाद में अधिवेशन। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर 1920 में कोलकाता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। ठीक है, सॉरी, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का हो जाएगा कोलकाता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन और चौथे नंबर पे हो जाएगा आपका नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। इस प्रकार से पहले 4 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3। सो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही कालानुक्रम घटना में दिया हुआ है कूट। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 18 का। 19 नंबर है कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव किनको चुना गया था। 19 नंबर का प्रश्न है। तो ये सचिव जो है चुने गए थे मोतीलाल नेहरू जी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको जो है 1922 में जो है सचिव चुना गया था। गया के जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसके बाद जो है इनको प्रथम सचिव चुना गया कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का। 20 नंबर है निम्नलिखित में से किसे स्वराजवादियों की उपलब्धि नहीं माना जा सकता है। तो किसे नहीं माना जा सकता है, पहला है कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल का केंद्रीय विधान के अध्यक्ष के रूप में चुना जाना, ये तो माना जा सकता है। देश भर में रचनात्मक कार्यक्रमों का पर्याप्त विस्तार किया जाना जो है वो नहीं माना जा सकता है स्वराजवादियों की उपलब्धि। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 20वां नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या है कि रिक्त स्थान पर पूर्ति कीजिए कि नवंबर 2023 को संपन्न हुए चुनावों में स्वराज्यों को उल्लेखनीय सफलता मिली। ठीक है, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में उन्हें कितनी सीटों पर सफलता प्राप्त हुआ था। तो उन्हें जो है टोटल 42 यानी कि 42 सीटों पर सफलता प्राप्त हुआ। सो ऑप्शन नंबर सी 21 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है। 22 नंबर है आपका कि 1924 में कानपुर बेलशिविक संयंत्र केस में भारत के अनेक साम्यवादी नेताओं का कारावास की सजा दी गई थी। तो कौन साम्यवादी नेता उनमें शामिल नहीं थे इन 4 में। तो आपके S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नालनी गुप्ता शामिल थे, लेकिन M.N. राय जो है उसमें शामिल नहीं थे। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर के प्रश्न का। 23 नंबर है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मेरठ संयंत्र केस एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका साल दिया हुआ है। तो मेरठ संयंत्र केस जो है वो कब हुआ था, वो हुआ था आपका 1929 ईस्वी में, यानी कि एक आपका 4 हो जाएगा। दूसरा आपका है कानपुर बेलशिविक कांड। कानपुर बेलशिविक कांड वो कब हुआ था आपका, वो हुआ था 1924 में। सो आपका 1 हो जाएगा। विकास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में हुआ था, यानी 2 हो जाएगा। और लास्ट जो बचा आपका अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल का गठन वो 1928 में हुआ था, यानी 3 हो जाएगा। तो A B C D आपका इस प्रकार से मिलान है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में ठीक इसी प्रकार से कूट दिया हुआ है 4 1 2 3। सो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका, देखिए सभी इंग्लिश मीडियम से प्रश्न है। 24 नंबर के अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव क्रमशः कौन थे? 24 नंबर का प्रश्न है। तो प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय और प्रथम सचिव जो थे दीवान चमन लाल थे। इस प्रकार से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रथम सचिव, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 25 है कि गुजरात के बारदौली क्षेत्र में किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो बारदौली क्षेत्र में जो है किसान आंदोलन हुआ था 1928 ईस्वी को, और बारदौली के किसान आंदोलन में ही सरदार पटेल को सरदार की उपाधि जो है महिलाओं के द्वारा दी गई थी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका 25 का करेक्ट आंसर है। 26 नंबर है आपका फिर कथन और रीजन। कथन यानी कि असर्शन ए दिया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मजदूर तथा श्रमिक संघवाद ने नए उभरते हुए वर्ग की क्रांतिकारी ऊर्जा को राष्ट्रवादी क्रांति में लगाने हेतु प्रोत्साहित किया। तो ये तो आपका असर्शन सही है। और रीजन क्या है दोस्तों? नए साम्यवादी समूहों का उदय जो है मार्क्सवाद और समाजवाद दलितरम श्रमिक वर्ग के हितों के पक्षधर थे। तो ये तो आपका रीजन भी सही है, लेकिन जो आपका रीजन जो है वो असर्शन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, सही रूप से स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। फिर 27 नंबर का भी उस प्रश्न उसी प्रकार है। ये दिया हुआ है शासन के 1920 के प्रारंभ में सरकार ने जेल में बंद विभिन्न क्रांतिकारियों को आम माफ़ी देकर रिहा कर दिया। ठीक है, तो ये तो आपका ये शासन तो सही है। और सरकार मेंटेग्यू चेस्टफोर्ड सुधारों को लागू करने के लिए देश में सद्भावना का वातावरण बनाना चाहती थी। तो ये रीजन भी सही है, और रीजन जो है आपका ये शासन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या है। इस प्रकार से 27 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 28 है कि पाथेर दावी नामक क्रांतिकारी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो इस पुस्तक के रचयिता थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन सा पुस्तक नाम है? पाथेर दावी नामक क्रांतिकारी पुस्तक है। इस प्रकार से 28 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार कीजिए और घटनाक्रमों को कालानुक्रम के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए, पहला जो आपका घटनाक्रम होगा वो होगा आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होगा। दूसरा आपका घटना जो होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका काकोरी कांड हो जाएगा। काकोरी कांड यानी कि दूसरे नंबर पर ये हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आपका कौन सा हो जाएगा? सैंडर्स कांड हो जाएगा। और चौथे नंबर पर आपका हो जाएगा केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट, यानी कि 4, 2, 1 और 3। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 29 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 30 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या है। 30 नंबर है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है आपका भारत सूची 1 और सूची 2, एक है आयोग समिति, तो था दूसरी तरफ सूची 2 में है आपके कार्य प्रणाली। ठीक है, तो चलिए, भारत विधि आयोग जो है उसका जो है कार्य प्रणाली क्या है? उसका कार्य प्रणाली है दोस्तों सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार तथा प्रतिनिधि संस्थाओं का अध्ययन करना। दूसरा है ली आयोग है सिविल सेवा में भर्ती के पत्तियों का जांच करना। तीसरा है मुद्दिमन समिति उसका प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की निगरानी करना। और निम्नलिखित आयोग लास्ट बचेगा भारत के कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति का जांच करना। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपका ठीक इसी प्रकार से दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 31 है कि साइमन कमीशन 1927 के गठन के समय ब्रिटेन के भारत सचिव कौन थे? तो ब्रिटेन के भारत जो सचिव थे वो कौन थे? फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। वो थे आपका लॉर्ड बेकनहेड, यानी कि लॉर्ड बर्कनहेड जो है इसका करेक्ट आंसर लॉर्ड बर्कनहेड। ऑप्शन नंबर ए 31 नंबर के प्रश्न का। 32 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साइमन कमीशन के अनुशंसा में शामिल नहीं था? तो आपका केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा, यह जो है साइमन कमीशन के अनुशंसा में शामिल नहीं था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर के प्रश्न का। 33 नंबर है कि नेहरू रिपोर्ट जो है अगस्त 1928 में आया था, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है वो आपको बताना है नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में। ठीक है, तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या है कि इसमें जो है 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें सिंध को एक अलग प्रांत बनाने की मांग की गई थी, नेहरू रिपोर्ट में भी स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें प्रांतीय विधानसभाओं का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित करने का बात किया गया था, तो इसमें जो है 3 वर्ष नहीं 5 वर्ष निर्धारित करने का बात किया गया था।
तो ये आपका जो है आपका ये फॉल्स हो जाएगा। इसमें भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा मिले, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1, 2 और 4 जो है इसका राइट आपका कथन है, और तीसरा जो है आपका कथन जो है वह स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 33 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 34 नंबर का प्रश्न कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले मोतीलाल नेहरू को नेतृत्व वाली उप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो थी 8 थी। कितनी थी? 8 थी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी 34 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन सी 8 इसका राइट आंसर है। 35 के दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए किस स्थान पर सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो उस स्थान का नाम है दोस्तों कलकत्ता। कलकत्ता में जो है सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो कलकत्ता ऑप्शन ए 35 नंबर का राइट आंसर है। 36 नंबर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए नमक को केंद्रीय मुद्दे के रूप में चुने जाने के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सत्य हैं 36 नंबर का वो बताना है। तो पूर्ण स्वराज की विचारधारा में नमक उससे प्रत्यक्ष रूप से संबंध था, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। नमक जो है गरीब व्यक्ति को प्रभावित करता था, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1 और 2 दोनों जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए नमक के को केंद्रीय मुद्दे के रूप में चुने जाने के कारण के संबंध में सही है। सो ऑप्शन सी इसका 36 का राइट आंसर हो जाएगा। 37 है कि नमक सत्याग्रह के दौरान केरल में कालीकट से पय्योनूर तक पद यात्रा करने वाले कांग्रेस के नेता कौन थे? क्या है? कालीकट से पय्यानूर तक। तो उस नेता का नाम है दोस्तों केलप्पन नायर। सो ऑप्शन नंबर बी 37 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर है रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए 38 नंबर का प्रश्न है। तो रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए कि 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहब एवं गांधी नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रक्रिया कहाँ हुई थी? जहाँ जो है 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहब एवं गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने 2000 आंदोलनकारियों के साथ नमक कारखाने पर धावा बोल दिया था। तो ये था धारासाना में हुई थी। कहाँ तीव्र प्रक्रिया कहाँ हुई थी? धारासाना में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है धारासाना। 39 है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च को हुआ था और ईयर जो है आपका 1931 है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी 39 का राइट आंसर हो जाएगा। 40 है फिर एसर्शन ओरिजिन से कथन ए दिया हुआ है 1931 का कांग्रेस का कराची प्रस्ताव वास्तव में कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक व आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था। तो ये तो आपका स्टेटमेंट ट्रू है। और रीजन है कि कराची प्रस्ताव में नागरिक स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए मौलिक अधिकार के साथ साथ सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों की एक सूची सामने रखी गई थी। तो ये आपका रीजन भी आपका सही है और रीजन जो है आपका कारण का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आर जो है ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। 41 है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो उसकी अध्यक्षता किए थे रैमजे मैकडोनाल्ड। किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रथम राउंड मेज टेबल का। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का सी। रैमजे मैकडोनाल्ड प्रथम गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता इन्होंने किया था। रिक्त स्थान को पूर्ति करें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लुथियन समिति कहा गया है, के अध्ययन के आधार पर की स्थिति को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया। तो है 16 अगस्त और ईस्वी जो है आपका 1932 ईस्वी को। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1932। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन कब और किनके द्वारा किया गया था? तो ये 43 नंबर का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 ईस्वी में। सो 43 का ए इसका राइट आंसर है। 44 से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी किस जहाज़ से लंदन के लिए रवाना हुए थे? तो उस जहाज़ का नाम है राजपूताना जहाज़ से जो है लंदन के लिए रवाना हुए थे गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। सो बी इसका राइट आंसर है। 45 है कि धारासना नमक सत्याग्रह की घटना एक अमेरिकी पत्रकार ने जीवंत प्रस्तुतिकरण किया था, उस पत्रकार का क्या नाम था? तो उस पत्रकार का नाम था दोस्तों वेव मिलर, जो कि जीवंत प्रस्तुतिकरण किया था नमक सत्याग्रह की घटनाओं का। कहाँ का? धारासना नमक
जो है जगह हुआ था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 45 का राइट आंसर है। 46 है कि लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता बादशाह खां थे। तो बादशाह खां यानी ऑप्शन नंबर ए 46 का करेक्ट आंसर है। 47 नंबर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रानी गाइदिन्ल्यू ने किस क्षेत्र में अपना प्रशंसनीय योगदान दिया था? तो नागालैंड क्षेत्र में जो है अपना प्रशंसनीय योगदान दिया था रानी गाइदिन्ल्यू ने। इस प्रकार से 47 का ये इसका करेक्ट आंसर है। 48 फिर आपका कथन और रीजन से संबंधित प्रश्न है। तो कथन देखिए क्या है कि जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति से असहमत थे। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू है। रीजन क्या है कि नेहरू जी का कहना था कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के कार्यक्रम को तय किए जाने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उस अवस्था में पहुंच गया जहां हमें औपनिवेशिक सत्ता से तब तक संघर्ष करते रहना होगा जब तक हम उसे पूर्ण रूपेण उखाड़ फेंकने में सफल न हो जाए। तो ये आपका रीजन भी सही है और रीजन जो है कथन का जो है वो सही व्याख्या भी कर रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब अपना प्रश्न देखिए कितना है 49 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ के गठन की बात कहा गया था। तो ये तो आपका स्टेटमेंट ट्रू है। यह अखिल भारतीय संघ 1937 के चुनाव के पश्चात अस्तित्व में आया। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है दोस्तों। ये जो है 1935 के पश्चात जो है 1937 नहीं 1935। सो आपका जो है आपका केवल बी जो है आपका गलत हो जाएगा। केवल जो है एक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 49 नंबर के प्रश्न का केवल एक जो है सही आपका कथन है। 50 नंबर है 1937 के प्रांतीय चुनावों के पश्चात कांग्रेस ने अनेक प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन किया था। तो निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया था? ये आप ध्यान से पूर्वक किस प्रांत में मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था? तो आपका असम में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में हुआ था। लेकिन बंगाल में जो है मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया था। सो 50 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष कांग्रेस की सदस्यता से औपचारिक रूप से त्याग पत्र दे दिया था? 51 नंबर का प्रश्न है। तो वो है आपका 1934 ईस्वी को जो है कांग्रेस की सदस्यता से जो औपचारिक रूप से अपना त्याग पत्र दे दिया। सो ऑप्शन नंबर बी 34 का करेक्ट आंसर है। 51 का बी। 52 नंबर है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरा सत्याग्रही का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो ऑप्शन नंबर डी 52 का राइट आंसर है। 53 है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि फॉल्स है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के उद्देश्य के बारे में। तो कथन जो है आपका कौन सा फॉल्स है वो बताना है। तो कथन जो है आपका फॉल्स है वो है आपका भारतीयों के लिए न्याय और समानता जो है वो कथन जो है आपका फॉल्स है। कथन 4। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का। बाकी ये सभी जो है स्टेटमेंट जो है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के उद्देश्य से सभी स्टेटमेंट ट्रू है। चौथा जो है वो फॉल्स है। दिल्ली चलो आंदोलन किससे संबंधित है? तो दिल्ली चलो आंदोलन किससे संबंधित है? वो है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है। तो 54 का सी इसका करेक्ट आंसर है। 55 नंबर का प्रश्न है आपका कि 1940 का पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो पाकिस्तान प्रस्ताव जो है वो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर है कि वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कब हुई थी? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के लिए कांग्रेस का जो है 14 जुलाई 1942 को कार्य समिति का बैठक हुआ था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी 56 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो भारत छोड़ो का आंदोलन का जो नारा है वो दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर के प्रश्न का। 58 है कि 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और झंडा फहराया था? तो इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था? फटाफट दोस्तों कमेंट में दीजिए। तो अरुणा असाफ अली ने इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की और झंडा फहराया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 नंबर के प्रश्न का। 59 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में किसने जो है यद्यपि अहिंसा की आवश्यकता पर हमेशा जोर दिया गया और गांधी जी का करो या मरो का मंत्र गांधी जी के उग्रवादी मनोदशा का प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन कहा गया है। तो यह कथन कहा गया है किनके द्वारा? सुमित सरकार के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर डी 59 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है सुमित सरकार। 60 है कि पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया?
तो पाकिस्तान दिवस जो है वो 23 मार्च 1943 ईस्वी को मनाया गया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 60 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 61 है श्री राजगोपालचारी फार्मूला 1944 किससे संबंधित है? तो श्री राजगोपालचारी फार्मूला जो है 1944 वो समकालीन संवैधानिक संकट को हल करना किससे संबंधित है? संकट को हल करना। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 नंबर के प्रश्न का। 62 है निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देसाई लियाकत समझौता, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा श्री राजगोपाली फार्मूला। तीसरा जो हो जाएगा आपका पाकिस्तान दिवस मनाया गया। चौथा जो है वेबल योजना यानी 3124। तो 3124 जो है सही कालानुक्रम में व्यवस्थित है। 162 का भी इसका करेक्ट आंसर है। 63 है सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के मेयर कब बने? तो सुभाष चंद्र बोस जो है कोलकाता के मेयर कब बने थे दोस्तों? वो बने थे 1900 कब बने थे? 23 ईस्वी में कोलकाता के मेयर। तो 1923 इसका ऑप्शन नंबर सी 63 का करेक्ट आंसर है। 64 नंबर है कि मार्च 1940 में रामगढ़ में आयोजित समझौता विरोधी सम्मेलन के प्रतिभागियों की पहचान करें। तो कौन कौन थे उसमें? तो उसमें थे दोस्तों आपके प्रतिभागी फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन थे फॉरवर्ड ब्लॉक? और कौन थे? वो थे किसान सभा, ठीक है। 1940 में जो रामगढ़ में आयोजित समझौता में विरोधी सम्मेलन के प्रतिभागी थे फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा, ये दोनों। तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी 64 का करेक्ट आंसर है। 65 है सुभाष चंद्र बोस को पेशावर पहुंचने में किसने मदद किया था? तो पेशावर पहुंचने में सुभाष चंद्र बोस को जो है वो भगत राम ने मदद किया था। तो भगत राम यानी ऑप्शन नंबर डी 65 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है भगत राम। नेक्स्ट है चलिए 66 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर का प्रश्न है कि हिटलर की मदद से सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित स्वतंत्रता सेना यानी मुक्ति सेना का कार्यालय कहाँ था? तो मुक्ति सेना का जो कार्यालय था वो था ड्रेसडेन में, ड्रेसडेन यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 66 का करेक्ट आंसर है। 67 है इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना किसने किया? तो इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना रास बिहारी बोस ने किए थे। सो ऑप्शन नंबर सी 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 है कि भारत की पहली अंतरिम सरकार सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में बनाई थी? तो भारत की पहली अंतरिम सरकार सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर देश में बनाया था। तो सिंगापुर यानी ऑप्शन नंबर सी और 68 का करेक्ट आंसर है। 69 है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्रमशः क्या नाम दिया था? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो क्रमशः जो है शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम दिया था। इस प्रकार से 69 का सी इसका राइट आंसर है। 70 है कि कैबिनेट मिशन के गठन के समय भारत के सचिव कौन थे? तो भारत के सचिव कौन थे दोस्तों? वो थे पैथिक लॉरेंस थे भारत के सचिव कैबिनेट मिशन के गठन के समय। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 70 का करेक्ट आंसर है। 71 है कि भारत में हमारा समय सीमित है और घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए हमारी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। हमारे पास व्यापार करने के लिए केवल प्रतिष्ठा और पिछली गति है और ये लंबे समय तक नहीं टिकेगी। यह उपरोक्त कथन किसका है? 71 नंबर के प्रश्न का बताइए दोस्तों। तो यह कथन जो है लॉर्ड वेवेल का कहा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 71 का। 72 है कि कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावित प्रावधानों से संबंधित सभी विकल्पों का चयन करें। तो सही विकल्प कौन कौन से वो चयन करना है? तो पहला है कि त्रिस्तरीय संघ की स्थापना, और दूसरा क्या है सही विकल्प आपका कि संविधान सभा को संविधान निर्माण का अधिकार। ये जो है कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावित प्रावधान थे। तो बी और डी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 72 का। 73 है आपका कि 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा, यद्यपि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को ध्यान रखते हुए अल्पसंख्यक को बहुमत के आगे आने पर अपना वीटो लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ अल्पसंख्यक क्या क्या अर्थ है? तो यहाँ जो है अल्पसंख्यक का अर्थ है मुस्लिम लीग। कौन है? मुस्लिम लीग, ठीक है। अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम लीग का अर्थ है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 73 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। 73 के बाद 74 नंबर का प्रश्न है स्वराज ब्रिटिश संसद का मुफ्त उपहार नहीं होगा बल्कि भारत की पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। उपरोक्त पंक्ति की स्वतंत्रता के सेनानी के द्वारा कहा गया है। तो उपरोक्त पंक्ति जो है वो महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता के द्वारा कहा गया है। सो ऑप्शन नंबर बी 74 का करेक्ट आंसर है। 75 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करो, नीचे दिए गए कोड का जो है सही उपयोग करते हुए चयन करना है, सही उत्तर को चयन करना है। तो मिरात उल अखबार जो है वो सिर कुमार घोष के द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका सही उत्तर नहीं है। इंडियन मिरर जो है देवेंद्र टैगोर के द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका सही है। इस प्रकार केवल 2 जो है सही उत्तर है। सो ऑप्शन नंबर बी 75 का करेक्ट आंसर है। 76 से कथन एक जो है हिंदू पेट्रियट पत्रिका के संस्थापक
मैडम भीकाजी कामा थी, ठीक है। तो कथन एक और तो आपका गलत है दोस्तों। दूसरा क्या है कि वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक गिरीश चंद्र घोष थे, तो ये भी आपका कथन गलत है। तो दोनों कथन गलत है, यानी कि 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी 76 का करेक्ट आंसर है। 77 है, न्यू इंडिया पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो न्यू इंडिया पत्रिका के संस्थापक यानी बेसेंट हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 77 का। 78 है कि युगांतर पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो युगांतर पत्रिका के संस्थापक बरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र दत्त दोनों हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 78 का करेक्ट आंसर है। 79 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से पत्रिका एक तरफ है संस्थापक से सुमेलित करना है। तो यंग इंडिया पत्रिका के संस्थापक कौन है? वो है महात्मा गांधी। दूसरा बहिष्कृत भारत, उसके जो है बी आर अम्बेडकर। क्रांति या फिर हिंदुस्तान, इसके जो है तारकनाथ दास। और इंडियन सोशलिस्ट के जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है इसके, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए ठीक उसी प्रकार से दिया हुआ है कूट। सो 79 का जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 80 नंबर का प्रश्न देखिए कि अंतरिम सरकार के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो अंतरिम सरकार के गठन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। तो लॉर्ड वेवेल यानी ऑप्शन नंबर सी 80 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 81 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 81 नंबर का प्रश्न है आपका कि सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ है विभाग, दूसरी तरफ है आपका मंत्री। तो शिक्षा विभाग जो है वो कौन मंत्री थे? सी राजगोपालचारी यानी कि 4। कृषि एवं खाद्य जो है वो राजेंद्र प्रसाद यानी 2। श्रम जो थे जगजीवन राम यानी 1। और लास्ट बचा वित्त मंत्री लियाकत अली खान यानी कि 3। तो 4213। तो 4213 किस में दिया हुआ है? तो 4213 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका 81 नंबर के प्रश्न का सही सुमेलित है, सही कूट है। 82 है कि अंतरिम सरकार के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे दोस्तों? वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का। 83 के भारत विभाजन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत विभाजन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। कौन थे? क्लेमेंट एटली। सो ऑप्शन नंबर बी से 83 का राइट आंसर है। 84 है कि प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया था? तो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का जो है वो किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है इस व्यवस्था को शुरू किया गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 है कि किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया? तो किस एक्ट के तहत वो किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो है बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट है उसके बाद 85 के बाद 86 के महात्मा गांधी ने कानून की पढ़ाई किस कॉलेज से किया था? तो महात्मा गांधी ने कानून की पढ़ाई जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से किया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 86 का। 87 है कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किस स्टेशन पर रंग भेद के कारण ट्रेन से उतार दिया गया था? तो उस जगह का नाम है मेरिसबर्ग में जो है उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था रंग भेद के कारण। सो ऑप्शन नंबर सी 87 का राइट आंसर है। 88 है कि अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो अखिल भारतीय स्तर पर जो है खिलाफत दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर को 1919 ईस्वी को। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 18 नंबर के प्रश्न का 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी। नेक्स्ट है उसके बाद 88 के बाद 89 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि चौरा चौरी कांड नामक घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है सत्य है वो आपको बताना है। तो यह घटना 6 फरवरी 1922 को हुआ था। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है दोस्तों। 6 फरवरी 1922 को यह घटना नहीं हुआ था। यह जो हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 12 फरवरी 1922 की बारदौली में हुए कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया। तो ये तो आपका स्टेटमेंट ट्रू है। और गांधी जी की गिरफ्तारी बारदौली बैठक से पहले हो गई थी। तो जी नहीं दोस्तों, गांधी जी की गिरफ्तारी जो है बारदौली बैठक से पहले नहीं हुआ था। सो ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है इसका सिर्फ केवल 2 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी 89 नंबर के प्रश्न का। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसने भारतीयों के समक्ष जो है संविधान निर्माण करने की चुनौती रखी? तो वो रखे थे दोस्तों कौन? बार्कन हेड ने जो है भारतीयों के समझ जो संविधान निर्माण करने की चुनौती रखी साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय। 190 का इसका जो है बी राइट आंसर है। 91 है कि मैंने रोटी मांगी थी मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में कही गई है? तो उपरोक्त कथन जो है किसके संदर्भ में कही गई? वो महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में। सो ऑप्शन नंबर डी 91 का राइट आंसर है।
92 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में धारासन में अंग्रेजी सरकार द्वारा दमन को किस अमेरिकी समाचार पत्र ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था? तो उस अमेरिकी का नाम है न्यू फ्रीमैन। क्या है? अमेरिकी समाचार पत्र का नाम है न्यू फ्रीमैन ने प्रमुखता से इसे प्रकाशित किया। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 92 का करेक्ट आंसर है। 93 किनके प्रयासों से इरविन गांधी समझौता हो पाया था? वो जो है तेग बहादुर रसपुर तथा M.R. जयकर के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हो पाया था। इस प्रकार से 93 का है इसका राइट आंसर है। 94 है कि सांप्रदायिक पंचायत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का पहचान करें, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है 94 नंबर का प्रश्न का। तो सांप्रदायिक पंचायत के जनक रैमजे मैकडॉनल्ड थे, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है, तो पहला तो होगा नहीं। इसके द्वारा पृथक निर्वाचन पद्धति को दलितों पर भी लागू किया गया था, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन की सुविधा दिए जाने के विरोध महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो कोई भी इनमें से जो है राइट आंसर नहीं होगा, जो कि असत्य कथन कोई नहीं है। ठीक है। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो इसका जो है किसके अध्यक्षता में? वो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में जो हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। 95 का आपका जो है बी करेक्ट आंसर है। 96 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि अगस्त प्रस्ताव किस दिन प्रस्तुत किया गया? तो अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए 96 का करेक्ट आंसर है। 97 है क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चयन करें। तो पहला, इसमें युद्ध के बाद स्वतंत्रता देने की बात कही गई थी, तो इसमें जो युद्ध के बाद जो है एक डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, यह कहा गया था, तो पहला यह फॉल्स है। युद्ध के पश्चात संविधान निर्मात्री परिषद का प्रस्ताव रखा गया था, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है क्रिप्स मिशन के संबंध में। तीसरा है कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया था, यह भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपका जो पहला गलत है, 2 और 3 सिर्फ सही है, 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 2 और 3। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जर्मनी में की गई थी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 98 नंबर के प्रश्न का। 99 नंबर का प्रश्न है कि वेबल्स प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु आयोजित शिमला आयोजन में कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? तो कांग्रेस के प्रतिनिधि शिमला में जो थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी 99 का राइट आंसर है। 100वां नंबर का प्रश्न देखिए सेट नंबर 2 का समर्पण श्रीजी डुटेरिया का BPSC 71 का कि कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें कैबिनेट मिशन के संदर्भ में। तो पहला है कि विंस्टन चर्चिल द्वारा कैबिनेट मिशन को जो है भारत भेजने का निर्णय लिया गया था, तो ये जो है आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। किसके द्वारा जो है भेजने का निर्णय लिया गया था? यह विंस्टन चर्चिल के कंजर्वेटिव के चुनाव हारने के बाद श्रमिक दल के नेता क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने सर पैथिक लॉरेंस को भारत का सचिव नियुक्त किया। इस प्रकार विंस्टन चर्चिल जो है ये आपका फॉल्स है। और 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू है, केवल 2 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 101 है कि बिहार में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो यह जो है मौलाना मजरूल हक की अध्यक्षता में जो है होम रूल लीग की शाखा का स्थापना हुआ बिहार में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 101 नंबर के प्रश्न का। 102 है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें 102 नंबर के प्रश्न का। तो पहला है आपका गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे, यह स्टेटमेंट ट्रू है। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट JM विल्सन ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, तो ये जो है आपका स्टेटमेंट जो है दूसरा नंबर का ये जो है आपका फॉल्स नहीं है। इस प्रकार से सिर्फ पहला आपका ट्रू है, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो केवल एक जो है वो सत्य कथन है, ऑप्शन नंबर है 102 नंबर के प्रश्न का। 103 नंबर का चलिए प्रश्न देखते क्या है कि बिहार में किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो किसान सभा के संबंध में बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922-23 में श्री कृषि की अध्यक्षता में हुआ था, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर है 103 नंबर के प्रश्न का। 104 नंबर का प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, प्रमुख किसान नेता और दूसरी तरफ है उनके कार्य क्षेत्र। ठीक है, तो पहला है आपका यदुनंद शर्मा, उनके कार्य क्षेत्र गया है। दूसरा यमुना कार्यारी इनका दरभंगा है। तीसरा राहुल शंकरयान इनका अन्नावाड़ी और लास्ट कार्यानंद शर्मा इनका मुंगेर है। यानी 1 3 4 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ABCD का। तो 1 3 4 2 इसका 104 नंबर के प्रश्न का C इसका राइट आंसर है। द मदरलैंड नामक अखबार किसने निकाला?
तो 105 नंबर का प्रश्न है, द मदरलैंड नामक अखबार मजरूल हक ने निकाला था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी 105 का करेक्ट आंसर है। 106 है कि बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो इसका गठन श्री कृष्ण ने किए थे। सो ऑप्शन नंबर बी 106 का करेक्ट आंसर है। 107 है कि 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव के पश्चात बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ, तो यह जो है गठन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये भी श्री कृष्ण के नेतृत्व में हुआ था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 107 का। 108 है कि मैं प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन इतना में हुआ था, तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का जो है 1908 में पटना में हुआ था। कहाँ 1908 में, पटना में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी 108 का करेक्ट आंसर है। 109 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सचिवालय गोलीकांड किसके आदेश पर हुआ था, तो सचिवालय गोलीकांड जो है WG आर्चर के आदेश के हिसाब से हुआ था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी 109 नंबर का करेक्ट आंसर है। 110 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार में आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष हुआ, तो बिहार में आदिवासी महासभा का गठन 1938 ईस्वी को हुआ था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बिहार में जो बजट घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो बजट में जो घोषित योजना है उस पर विचार करें और कौन से कथन जो है वो सत्य हैं, तो केवल सत्य जो है वो है आपका कि स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी आवास परियोजनाओं को पूरा करके मध्यम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना है। ये आपका सिर्फ दूसरा सही है और पहला जो है फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 111 का। 112 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत की GDP में कितनी प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है, तो 7% वृद्धि का अनुमान लगाया है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी 112 का राइट आंसर है। 113 है कि एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें, तो सत्य कथन पहला है कि वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की एक पहल, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इस पहल का उद्देश्य देश भर में बंदरगाह प्रबंधन के लिए एक समान प्रणाली लागू करके दक्षता बढ़ाना, देरी कम करना और रसद में सुधार करना है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 113 नंबर के प्रश्न का। 114 है कि एग्री हब का विकास इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस संस्थान के साथ किया है, तो यह मंत्रालय ने जो है IIT इंदौर के साथ मिलकर किया है एग्री हब का विकास। सो ऑप्शन नंबर सी 115 का 114 का करेक्ट आंसर है। 115 है आपका कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम क्या है, तो फोर्ट विलियम्स का नाम है विजय दुर्ग। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 115 का, फोर्ट विलियम का नाम है विजय दुर्ग। काशी तमिल संगमम KTS 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया है काशी तमिल संगमम यानी KTS 3.0 का आयोजन शिक्षा मंत्रालय के साथ। सो ऑप्शन नंबर सी 116 का सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 117 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया। पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन नई दिल्ली भारत की राजधानी में किया गया है। 117 का ये करेक्ट आंसर है। 118 है कि भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो भारत का पहला चिड़ियाघर बायो बैंक स्थापित जो है दार्जिलिंग में किया गया है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 119 है कि नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, तो किसकी अध्यक्षता में, वो है डॉक्टर VK पाल। सो ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर है 119 का। 120 है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सत्य कथन सही है। भारत 180 देशों में 96वां स्थान पर है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे भ्रष्ट देश दक्षिणी सूडान है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1, 2 और 3 जो है तीनों सही कथन है। 120 का डी करेक्ट आंसर होगा। 121 है कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, तो फिलाडेल्फिया स्टेटमेंट के बारे में जो है यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है। कौन सा कॉरिडोर, वो है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही कथन है, बाकी ये सभी जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। 122 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया ONOP पहल का उद्देश्य सभी बंदरगाह प्राधिकरणों को एक इकाई में विलय करना है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है ये आपका फॉल्स है। सागर अंकन जो है
लेजिस्लेटिव पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक और स्थिरता को बढ़ावा देना है। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। तो केवल 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 122 का केवल बी। 123 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि हाल ही में असम राइफल द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो एकता उत्सव का जो है एकता उत्सव उसका उद्देश्य क्या है, वो है खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना। ठीक है, असम राइफल के द्वारा यह आयोजित किया गया है। 123 नंबर का प्रश्न का बी इसका करेक्ट आंसर है। 124 है कि संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य, आउटरीच और सामाजिक देखभाल प्रदान करना, यह है आपका संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य। 124 का बी करेक्ट आंसर है। 125 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP को संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है। तो वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। इस प्रकार से 125 का सी इसका करेक्ट आंसर है। 126 नंबर है कि हाल ही में माउंट तारानाकी यानी कि तारानाकी मोंगा को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया है, किस देश में स्थित है। तो यह जो है न्यूजीलैंड देश में स्थित है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका 126 का करेक्ट आंसर है। 127 कि कौन सा देश AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री CSAM को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। 127 यह है यूनाइटेड किंगडम यानी UK। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 127 का। 128 नंबर UAE की ब्लू वीज़ा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्लू वीज़ा 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो परिवारीय स्थिरता में योगदान करते हैं। यह स्टेटमेंट ट्रू है। यह पहल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित किया गया था। यह भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1 और 2 दोनों यह जो है UAE के ब्लू वीज़ा प्रणाली से संबंधित स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं। ऑप्शन सी इसका 128 का करेक्ट आंसर है। 129 नंबर है कि संसद के सदस्यों के छुट्टी आवेदन की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है। तो इसकी अध्यक्षता जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं विप्लव कुमार देव यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 129 का राइट आंसर है। 130 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल और पार्क और देश का पहला EICT दोनों बनाएगा। तो वो है आपका लखनऊ। ठीक है, तो यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 130 का। 131 से निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट को चयन करना है। 131 में तो फॉल्स स्टेटमेंट के बिहार का पहला गोट यानी बकड़िया सीमेंट स्टेशन जो है पूर्णिया में बनेगा, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये जो है आपका कहाँ बनेगा, वो बनेगा जो है आपका गया में बनेगा। इस प्रकार से पहला जो है वो गलत है। तो केवल एक जो है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 131 का। केंद्रीय बजट 25-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो बिहार में 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा जो है वो बजट में किया गया है। तो ये आपका केवल जो है ये सही है, बाकी ये सभी जो आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। सी इसका राइट आंसर होगा 132 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 133 नंबर का प्रश्न कि 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया था, वो बोध गया में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 133 का। 134 है पूर्वोत्तर योजना के अंतर्गत शामिल राज्य हैं। तो उसके अंतर्गत बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जो है पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य हैं। इस प्रकार से सी 134 का करेक्ट आंसर है। 135 से मंत्रिमंडल में एक विभाग और मंत्री दिया हुआ है, कौन से जो है सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो पहला है जो आपका पर्यटन जो है राजीव कुमार सिंह सही सुमेलित है। आपदा विजय कुमार मंडल सही है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन डॉक्टर सुनील कुमार सही सुमेलित हैं। यानी कि सभी 3 जो है सभी सुमेलित हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 135 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 136 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 136 है कि निम्न कथनों पर चयन करें और कौन सा जो है सत्य कथन है विचार करके उसको चयन करना है। 136 नंबर के प्रश्न का पटना जंक्शन पर देश में पहली बार यात्रियों की सहायता हेतु एयरपोर्ट लगाया जा रहा है, रोबोट लगाया जा रहा है। यह सही है। रोबोट का नाम परी है जिसका पूर्ण विस्तार पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी है। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट जो है आपका दूसरा जो है इस ये जो है आपका फॉल्स है। सॉरी, दूसरा भी आपका सही है। ठीक है, रोबोट लगाया जा रहा है और परी है, तो दोनों कथन जो सही है यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। परी ही है उसका नाम, क्या नाम है, परी है।
137 है, निम्न कथन पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो है कि बिहार में रेलवे अवसंरचना एवं सुविधाओं के विकास से तो 5 वर्ष में 5 गुनी हो गई है। तो यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स है दोस्तों। सो 137 का आपका जो है केवल एक जो है गलत कथन है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 138 है कि व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ठीक है, 138 नंबर का प्रश्न वो आपको बताइए किस राज्य सरकार के द्वारा? तो वो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सो 138 का ए इसका राइट आंसर है। 139 है कि गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता यानी यूएससीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है? तो उनका नाम है रंजना देसाई। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 139 का। थाई पूसम 2025 त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है थाई पूसम त्यौहार। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 140 नंबर के प्रश्न का। 141 नंबर का प्रश्न जो है वो आपका मैथ का है। तो 141 से लेकर 150 नंबर के प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व कीजिए। आपका जो है आपको पीडीएफ चाहिए हिंदी में और इंग्लिश में, जो भी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 150 पूरे प्रश्न हैं, वो आपके पूरे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे सेट नंबर 1 के, सेट नंबर 2 के। और मैथ के साथ साथ आपका जो भी प्रश्न का जो है आंसर यानी कि सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। आप मैथ का भी सॉल्यूशन बना सकते हैं और देखकर कितने आपका सही हुए कितने गलत हुए, और सारे क्वेश्चन जीके जीएस के भी आपको सॉल्यूशन वहाँ मिल जाएंगे। हम लोग फिर नेक्स्ट सेट में सेट नंबर 3 के साथ मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर नहीं भूलिएगा, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।